सो हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी। बहुत सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो पूरे सिलेबस में बार बार यूज़ होने वाली हैं, इसलिए उनका सही से एक एक चीज़ का अच्छे से मतलब अपने को पता होना चाहिए। तो उसका अपन ने एक एक इंडिविजुअली बेसिक अकाउंटिंग टर्म की मीनिंग को अच्छे से समझने की कोशिश की थी। लेकिन अभी कुछ अकाउंटिंग टर्म्स बाकी हैं जो आज की क्लास में अपन उसको कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपन अकाउंटिंग टर्म देखते हैं डिस्काउंट। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है डिस्काउंट। देखिए, जैसे ही अपन कुछ भी मटेरियल कुछ भी सामान खरीदते हैं तो अपने को कुछ कम पैसे देने होते हैं, कई बार कुछ छूट मिल जाती है। डिस्काउंट का बेसिक मतलब हिंदी में मतलब भी छूट ही होता है। तो अपन ने अगर मान लीजिए किसी कोई भी सामान खरीद रहे हैं, उसकी MRP 1,000 रुपये है। जिस शॉपकीपर के पास अपन सामान खरीदने जाते हैं तो वो उसकी MRP 120 रुपये है, वो बोलता है हम आपको 20% कम पे दे देंगे। 20% कम पे यानी जो लेस हो जाएगा उसको बोलेंगे, जो 20% है वो क्या हो जाएगा, छूट है, वो क्या है, डिस्काउंट। तो अपने को कितना पेमेंट करना होता है, 800 रुपये। उसने 20% डिस्काउंट दिया यानी 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। 200 रुपये उसने अपन की जो MRP थी, जिस भी सामान को अपन खरीदने जा रहे थे जो MRP थी, उसने 200 रुपये कम कर दिए यानी 200 रुपये का डिस्काउंट उसने दे दिया। अब डिस्काउंट को अगर टाइप्स की बात करें, डिस्काउंट की टाइप्स की बात करें तो डिस्काउंट दो टाइप का होता है। दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। पहले देखते हैं अपन ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है, जैसे अभी अपन ने बात करी, अपन कोई भी मटेरियल खरीदने जा रहे हैं तो जैसे क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ों पे तो ऑलरेडी प्री प्रिंटेड ही डिस्काउंट होता है कि जैसे कोई भी चीज़ 1,000 रुपये की है, इस पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेस हो जाएगा और ये आपको 800 रुपये में मिल जाएगी, लाइक दैट। कुछ चीज़ों में क्या होता है, कई बार कुछ चीज़ें बहुत पुरानी हो जाती हैं, स्टॉक पुराना हो जाता है, तो उन चीज़ों को शॉपकीपर बेचने के लिए अपने को एडिशनली कम प्राइस में बेचने की कोशिश करता है, यानी उस पर डिस्काउंट दे देता है, वो छूट देने की कोशिश करता है। तो जो एट द टाइम ऑफ सेलिंग, एट द टाइम ऑफ सेलिंग जो भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। जैसे कोई भी सामान है, वो लेट सी 5,000 रुपये का है, MRP उसकी 5,000 रुपये की है। आप कोई शर्ट खरीदने गए हैं, मान लीजिए वो शर्ट और पैंट है, उन दोनों की MRP 5,000 रुपये की है। लेकिन जैसे उस पर एक लिखा हुआ है कि इसमें डिस्काउंट लेस हो जाएगा, 30% डिस्काउंट। उस पर डिस्काउंट कितना है, 30% डिस्काउंट है। तो आपको ये नेट कितने में मिलेगी, नेट अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा आपको, 3,500। डिस्काउंट लेस हो जाएगा 30% यानी 1,500 रुपये उसमें लेस हो जाएंगे। तो ये जो डिस्काउंट है ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। इसको कौन सा डिस्काउंट बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। फॉर द पर्पज ऑफ सेल, अपने मटेरियल को सेल करने के लिए इन्होंने जो डिस्काउंट दिया उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। अब एक दूसरा आता है कैश डिस्काउंट। देखिए, क्या कई बार क्या होता है, अपन जो शॉपकीपर हैं क्रेडिट में माल बेचते हैं। अपन भी बहुत सी बार जो अपने जिनके पास अपन जिस शॉपकीपर के पास रेगुलर अपन सामान खरीदते हैं उससे अपन कई बार उधार में माल ले आते हैं। अब मान लीजिए किसी एक शॉपकीपर ने दूसरे जो रिटेलर है उसने होलसेल जो शॉपकीपर है उससे एक पूरे महीने में 10 लाख रुपए का माल खरीदा उसने, और उस 10 लाख रुपए का टोटली क्रेडिट परचेज थी। अब ये 10 लाख रुपए, ये शॉपकीपर हैं जो 10 लाख रुपए का क्रेडिट इससे मटेरियल खरीद चुका है। अब इतना बड़ा पेमेंट है कि शॉपकीपर ये पेमेंट कर नहीं पा रहा है। जिसने ये सामान खरीदा है उधार में उसकी सेल हो नहीं रही है और ये शॉपकीपर इतना पेमेंट कर नहीं पा रहा है। तो जो होलसेल शॉपकीपर होगा वो क्या करेगा, इसको बोलेगा कि ऐसा करते हैं, आप मुझे 10% कम दे दो, एक साथ सारे पेमेंट कर दो आप, और मैं आपको 10% छोड़ दूंगा। यानी 10% तो आपका मैं 1 लाख रुपए छोड़ दूंगा, 10% जो डिस्काउंट कर दूंगा इसमें से, और आप मुझे सिर्फ 9 लाख रुपए पेमेंट कर दो और ये इस जो अकाउंट है इसको क्लोज कर दो।
तो ये जो 1 लाख रुपए उसने अपना पेमेंट रिसीव करने के लिए जो उसने एडिशनली 1 लाख रुपए कम कर दिए हैं, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। यानी जो कैश पेमेंट रिसीव करने के लिए अपन ने कैश डिस्काउंट है, अपन ने जो क्रेडिट मटेरियल सेल किया है उसका पेमेंट अपने पास नहीं आ रहा, जो कैश पेमेंट अपने पास नहीं आ रहा है, उस कैश पेमेंट को रिसीव करने के लिए जो छूट उसको दे रहे हैं, जो कंसेशन उसको दे रहे हैं अपन, उस कंसेशन को जो है कैश, इस कंसेशन को कैश डिस्काउंट अपन काउंट करेंगे, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो क्या बेसिकली अपन ने क्या समझा, जब कोई भी मटेरियल परचेज करते हैं, कुछ भी सामान अपन खरीदते हैं, उसमें अगर कुछ भी पैसे कम होते हैं, कुछ पैसे कम करके एमआरपी से कम पे मिलता है, उसको को अपन डिस्काउंट बोलते हैं। ये 2 टाइप का होता है डिस्काउंट। क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग, सेल बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, या पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए, या बाय डिफ़ॉल्ट कई बार कंपनीज इस चीज़ को जो है कस्टमर बेस बनाने के लिए, एक्चुअली में क्या होता है, कस्टमर बेस बनाने के लिए भी डिस्काउंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे कोई भी चीज़ है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट है मान लीजिए 3500, कंपनी की कॉस्ट है उसकी 3500। अब कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट है 3500, कंपनी इस पर प्रॉफिट कमाना चाहती है 500 रुपये, यानी उसको मार्केट में कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, इसको 4000 रुपये में इसको बेचना पड़ेगा। अब कंपनी क्या करती है, इसकी एमआरपी लगाती है, उस पर जो भी ये मटेरियल है उसकी एमआरपी कितनी रखेगी, मार्केट में इसको एमआरपी रख देगी 8000 रुपये, और बोल देगी कि हम इस पे देंगे 50% डिस्काउंट दे देंगे। इससे क्या है, थोड़ा सा कस्टमर कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, डाइवर्सिफाइड हो जाता है। कस्टमर को लगता है कि ये कंपनी जो है अपने को ये मटेरियल सस्ते में दे रही है, तो ये 50% जो डिस्काउंट दिया वो कुछ नहीं है, एक्चुअली में कुछ नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजी है, अपने सेल को बढ़ाने की एक स्ट्रैटेजी है। एक्चुअली में वही 50% डिस्काउंट होकर कंपनी के पास जाएगा अल्टीमेटम 4000 रुपये ही, लेकिन ये जो 50% दिया है ये कस्टमर को लुभाने के लिए होता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, और ये जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं ये अपनी सेल बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि जो पुराना स्टॉक है, या तो कई बार होता है कि पुराना स्टॉक बिक नहीं रहा है तो थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया ताकि ये स्टॉक क्लियर हो जाए, बिक जाए। या कंपनी वैसे भी अपना कस्टमर बढ़ाने के लिए, कस्टमर बेस वगैरह बढ़ाने के लिए जो है 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट करके ट्रेड डिस्काउंट अपने को देती है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब कई बार क्रेडिट अपन मटेरियल क्रेडिट पे सामान बेचते हैं, कई बार किसी भी शॉपकीपर को या किसी भी इंसान को अपन क्रेडिट पे सेल करते हैं, और अगर ये क्रेडिट पे सेल करने के बाद वो पैसे मान लो उनसे आ नहीं रहे, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो अपन उस पेमेंट को निकलवाने के लिए उसको थोड़ी सी छूट दे देते हैं, कंसेशन कर देते हैं कि आप मुझे हैं जो 10% 20% पेमेंट कम कर दीजिए और आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। आपको 10% छोड़, अगर आप ये पूरा पेमेंट कर देते हैं तो हम आपका 10% जो है, जो भी आपका बकाया है उसमें 10% 20% वगैरह कुछ भी जो डिस्काउंट है वो कम कर देंगे। तो ये जो डिस्काउंट दिया जाएगा इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है, नेक्स्ट टर्म है वाउचर। देखिए क्या होता है, जब अपन कोई भी मटेरियल परचेज करते हैं, वाउचर क्या होता है, किसी भी चीज़ के पेमेंट का एक प्रूफ होता है। वाउचर क्या होता है, किसी भी पेमेंट का प्रूफ होता है। जैसे अपन ने कुछ भी मटेरियल परचेज किया होता है, कोई भी सामान खरीदा अपन ने, तो उस सामान का मान लो अगर अपन ने कैश परचेज किया है, मान लीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, तो उस मोबाइल फ़ोन का अगर आपने कैश में पेमेंट खरीदा है, कैश में पेमेंट किया है, तो उसका जो शॉपकीपर है वो क्या देता है, कैश इनवॉइस बोलते हैं, कैश इनवॉइस देगा या फिर कैश मेमो। जो आपको इनवॉइस देगा उसको कैश इनवॉइस या कैश मेमो बोलेंगे। ये कैश इनवॉइस या कैश मेमो क्या है, वाउचर है, यानी उस पेमेंट का एक प्रूफ है कि अपन ने इतने रुपए में ये मोबाइल ख़रीदा है। अगर यही चीज़ अपन क्रेडिट पे खरीदते हैं, यही चीज़ अगर अपन मान लीजिए क्रेडिट पे खरीदते हैं, उधार में यही मोबाइल अपन खरीदते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट इनवॉइस। अगर मान लो ये चीज़ क्रेडिट पे परचेज़ की है अपन ने, तो उसको क्रेडिट इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस जिसको अपन बेसिकली टैक्स इनवॉइस भी बोलते हैं, उसको क्रेडिट इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस। तो ये अपन को क्या, ये भी क्या है, वाउचर। इसके अलावा वाउचर और किस चीज़ का होगा, इसके अलावा होगा अगर मान लो बिजनेस में कोई भी खर्चा हो रहा है, कंपनी में बिजनेस में कोई भी खर्चा है, मान लीजिए टेलीफोन का बिल है, टेलीफोन बिल है, तो देखिए बिजनेस में क्या है, क्या होता है, ऐसे नहीं होता है कि कोई भी खर्चा आया और उसका तुरंत डायरेक्टली पेमेंट हो गया। पेमेंट कौन करता है,
अकाउंटेंट पेमेंट करेगा, और अकाउंटेंट जब उस चीज़ का पेमेंट करता है तो एक प्रॉपर रसीद बनाता है और उसमें लिखता है कि इतने रुपए का खर्चा जो है अपन ने पेमेंट किया है इस चीज़ का, और उसके पीछे उस टेलीफोन का बिल लगाएगा। एक वाउचर होता है, प्री प्रिंटेड वाउचर होता है, उसमें वो फिल करता है कि कितने रुपए का पेमेंट करेगा किया है, और उसके पीछे उसका प्रूफ जो टेलीफोन बिल है वो प्रूफ लगाएगा। तो ये रसीद इसने भरी है, ये एक पर्चा इसने भरा है, ये वाउचर होता है। और ये वाउचर क्या है? प्रूफ ऑफ पेमेंट। ये प्रूफ ऑफ पेमेंट है, ये पेमेंट का प्रूफ है। इस पे प्रॉपर्ली जो मैनेजर हैं, अकाउंटिंग मैनेजर या कंपनी के मैनेजर हैं, उसके सिग्नेचर होते हैं, और उसी के बाद में ही पेमेंट वेरीफाई होता है, उसी के बाद में पेमेंट अप्रूव होता है, उसके बाद में पेमेंट कर सकते हैं आप। बिना उसके सिग्नेचर, जो भी ऑथोराइज सिग्नेचरी है कंपनी में, जो भी ऑथोराइज हैं कि हाँ उसके साइन के बाद ही किसी चीज़ का पेमेंट होगा, तो जब तक इस वाउचर पे उसके साइन नहीं होंगे वो पेमेंट नहीं होगा। तो वाउचर बेसिकली क्या है? किसी भी चीज़ के पेमेंट का प्रूफ है। लेकिन ये तभी है जब उस पर जो भी ऑथोराइज सिग्नेचरी हैं उसके सिग्नेचर इस पर हो जाएंगे, तभी पेमेंट आगे पास हो जाएगा। इसके बाद में एक नेक्स्ट टर्म है गुड्स। नेक्स्ट क्या है? गुड्स। देखिए, गुड्स के साथ एक और चीज़ कवर हो जाएगी इसमें। अपन ने पहले ऑलरेडी एक डेफिनेशन देख रखी है एसेट, वो एसेट भी आप यहाँ पे अच्छे से कवर हो जाएगी आपकी, जो भी हो। पहले अगर अच्छे से आपने नहीं की है तो वो यहाँ पे और अच्छे से कवर हो जाएगी। गुड्स का मतलब होता है जिस भी चीज़ का अपन परचेज और सेल कर रहे हैं, मतलब जिस चीज़ की भी के प्रोडक्ट या जो अपन सामान है उसका बिजनेस कर रहे हैं, उसको गुड्स बोलते हैं। अब ऐसा ही समझ में नहीं आएगा, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो शॉपकीपर हैं या दो बिजनेसमैन हैं। एक है जो सेल करता है, मान लो उसकी लैपटॉप या कंप्यूटर जो होता है उसकी परचेज सेलिंग की जो है बिजनेस है। और जो दूसरा शॉपकीपर है, मान लीजिए उसका जो है फर्नीचर वो बनाता है और फर्नीचर जो है सेल करता है, वो फर्नीचर में बिजनेस कर रहा है। एक है जो लैपटॉप में बिजनेस कर रहा है। अब क्या होगा? जब भी ये लैपटॉप खरीदेगा, जब भी ये बहुत सारे लैपटॉप्स खरीदेगा, और क्योंकि ये लैपटॉप में बिजनेस कर रहा है तो लैपटॉप खरीदेगा, लैपटॉप बेचेगा, लैपटॉप खरीदेगा, लैपटॉप बेचेगा, तो ये जितने भी लैपटॉप खरीदेगा बेचेगा, यानी जो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जो लैपटॉप खरीदेगा बेचेगा, उनको बोलेंगे अपन गुड्स। उसको अपन बोलेंगे गुड्स, क्योंकि वो उस चीज़ में, उस प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहा है। किस प्रोडक्ट में? लैपटॉप प्रोडक्ट में ही बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यही अपनी शॉप में कोई फर्नीचर लगवाता है, कोई भी अपनी शॉप में फर्नीचर लगवाता है, तो ये फर्नीचर इसका प्रोडक्ट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है, ये फर्नीचर में बिजनेस नहीं कर रहा है, इसलिए इस फर्नीचर को क्या बोलेंगे? ये तो क्या है? फॉर द यूज ऑफ बिजनेस है, बिजनेस के यूज के लिए, उस बिजनेस को रन करने के लिए कर रहा है, तो इस फर्नीचर को क्या बोलेंगे? एसेट। तो समझ में आ गया होगा एसेट का मतलब क्या होता है? जो भी अपन मटेरियल या जो भी सामान बिजनेस में यूज़ करते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए खरीदते हैं, बिजनेस में यूज़ करने के लिए, उसको बोलते हैं एसेट। और जिस चीज़ में अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ में बिजनेस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं गुड्स। यहाँ पे गुड्स, लैपटॉप क्या है? गुड्स है, और फर्नीचर क्या है? एसेट है। सेम थिंग अप्लाई हियर। ये फर्नीचर में बिजनेस कर रहा है, तो ये जितना भी फर्नीचर खरीदेगा बेचेगा, वो सारा का सारा इसके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। क्योंकि इसके ये मेन ट्रेडिंग ही किस में कर रहा है? फर्नीचर में कर रहा है, तो ये बहुत सारा फर्नीचर बार बार खरीदेगा, बार बार बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, तो ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा? इसके लिए गुड्स हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये अपने बिजनेस में जो है अकाउंटिंग के लिए या और बहुत सारी चीज़ के लिए, ये मान लीजिए एक लैपटॉप खरीदता है, ये अगर एक लैपटॉप खरीदता है तो ये लैपटॉप क्या है? फॉर द यूज ऑफ बिजनेस है, फॉर यूज ऑफ बिजनेस है। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? ये लैपटॉप क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस में यूज करने के लिए है, बिजनेस में यूज करने के लिए इसने खरीदा है, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए नहीं खरीदा है। इसका ट्रेडिंग पर्पज़ क्या है? फर्नीचर। तो ये जितना भी फर्नीचर खरीदेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? वो सारा का सारा जो परचेज सेल के लिए वो गुड्स हो जाएगा। और इसने जितना भी लैपटॉप खरीदा है फॉर द ट्रेडिंग पर्पज़, वो इसका गुड्स हो जाएगा। हालांकि यही फर्नीचर अगर ये बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदता है, मान लीजिए ये जो है अपनी शॉप में फर्नीचर लगाता है यूज के लिए,
तो वो फर्नीचर तो एसेट में काउंट हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए खरीदेंगे उसको गुड्स बोलेंगे। सेम थिंग अप्लाई हियर। अगर ये बिजनेस में कोई चीज़ अपने ऑफिस में लैपटॉप इंस्टॉल कर रहा है और उसके लिए कोई एक अच्छा लैपटॉप खरीद रहा है या अलग से कुछ लैपटॉप खरीद रहा है तो वो तो एसेट में काउंट हो जाएगा। लेकिन जो ट्रेडिंग के लिए परचेज सेल हो रही है वो सारा का सारा गुड्स में काउंट हो जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एसेट क्या है और गुड्स क्या है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉविंग्स। देखिए एक डेफिनेशन अपन ने पहले कवर की थी, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जो भी ओनर है बिजनेस का, जो भी बिजनेस का ओनर है जिसने बिजनेस शुरू किया है वो कुछ पैसे लगा के बिजनेस शुरू करता है, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए उसने 10 लाख रुपए लगाए और एक मोबाइल की शॉप शुरू की, उसने मोबाइल बिजनेस शुरू किया, मोबाइल की शॉप शुरू की उसने 10 लाख रुपए लगा करके। तो ये जो 10 लाख रुपए इसने इस शॉप में लगाए, इस बिजनेस में लगाए, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी? उसकी कैपिटल होगी। यानी उसने इतनी कैपिटल लगाई और बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैपिटल क्या होती है? ओनर या उस बिजनेस का डायरेक्टर है जितना भी पैसा लगा के उस बिजनेस को रन करता है, शुरू करता है, और उस बाद में एक बार रन होने के बाद भी जितना वो उस बार बार उसमें पैसा लगाता है, वो अपना पैसा उस बिजनेस में लगाता है, वो सारा का सारा उसकी कैपिटल होती है। लेकिन मान लीजिए बाद में उसको इसी पैसे की कोई ज़रूरत होती है और ये इसको इसमें से 2 लाख रुपए चाहिए। तो अगर ये पैसा इसमें से 2 लाख रुपए अगर निकाल लेता है, 2 लाख रुपए टेकन कर लेता है, वापस ले लेता है, निकाल लेता है, तो इस 2 लाख रुपए जो इसने वापस निकाले बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, 2 लाख रुपए इसने अगर पर्सनल पर्पज़ के लिए बिजनेस में से वापस निकाल लिए, जो कैपिटल इसने इन्वेस्ट की थी उसमें से वापस निकाल लिए, इस 2 लाख रुपए को बोलेंगे आपकी ड्रॉविंग्स। ये ड्रॉविंग्स है। यानी जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उस कैपिटल इन्वेस्ट को पर्सनल यूज के लिए वापस निकाल लिया जाता है। उस जो वापस निकाले गए पैसे को अपन ड्रॉविंग्स बोलेंगे। तो 2 चीज़ें यहाँ से समझ में आ गई होगी। यानी जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस में, ओनर जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं, और जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है उसको अगर वापस निकालता है तो उसको ड्रॉविंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट टर्म है परचेज, परचेजेज। देखिए अभी अपन ने देखा था गुड्स का मतलब क्या होता है? जिस भी बिजनेस में अपन जिस भी प्रोडक्ट में अपन परचेज और सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को अपन क्या बोल के चलते हैं? गुड्स। तो ये गुड्स यानी जिस चीज़ के लिए अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको ये जितना भी बिजनेस में अपन खरीदते हैं, जितना भी एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, उस चीज़ को परचेजेज में काउंट करते हैं। परचेजेज क्या हो गई? जिस भी गुड्स में अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो टोटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर जितना भी अपन खरीद रहे हैं वो सारी की सारी बिजनेस परचेज में काउंट हो जाएगी। उसको अपन क्या बोलेंगे? परचेजेज। परचेज का मतलब क्या होगा? फॉर द पर्पज ऑफ सेल, फॉर द पर्पज ऑफ सेल जितना भी अपन गुड्स खरीद रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस जितना भी अपन गुड्स खरीद रहे हैं वो सारा का सारा परचेज में काउंट होता है। तो परचेज एक सिंपल सी टर्म है, मतलब जितना भी गुड्स है, और गुड्स किसको बोलेंगे आपको पता है? जिसमें अपन बिजनेस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग जिस प्रोडक्ट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, जिसके लिए बिजनेस कर रहे हैं, वो सारा गुड्स है। तो उसको जितना भी एक्वायर करते हैं, बाई करते हैं, वो सारा का सारा परचेज में काउंट हो जाता है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है स्टॉक। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत अच्छी टर्म है और इसको अपन अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट टर्म है स्टॉक। देखिए अपन ने देखा कि जिस चीज़ के लिए अपन बिजनेस कर रहे हैं तो वो गुड्स अपन खरीदते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? अपन गुड्स खरीदेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, फिर उस गुड्स परचेज करने के बाद में जो बिजनेस में गुड्स परचेज करके ले आए हैं उस गुड्स को अपन सेल भी करेंगे। तो ये प्रोसेस क्या है? पूरे साल भर चलता रहेगा। परचेज करेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे। अब एट द एंड 31 मार्च को अपना जो 31 मार्च होता है उसको 31 मार्च को अपने को अकाउंट्स क्लोज होता है, अकाउंटिंग ईयर फिनिश होता है, अकाउंटिंग ईयर पूरा होता है। तो 31 मार्च को अपन का जो है अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है। यानी इस जो अपना साल है अकाउंटिंग में वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए चलता है, और इस दिन अपना अकाउंटिंग पीरियड पूरा हो जाएगा तो अपने अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए नए अकाउंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो जो 31 मार्च को अपन ने जितना भी मान लो गुड्स परचेज कर रखा है और उसमें से जो बिना बिका, मान लीजिए अपन ने गुड्स परचेज किया पूरे साल भर में, गुड्स अपन ने जो परचेज की वो परचेज किया अपन ने 20 लाख रुपए का। अब उसमें से ओनली 15 लाख रुपए का सेल हुई,
पूरे साल भर में कितनी हुई सेल, 15 लाख रुपए की। तो ये जो 5 लाख रुपए बच गए, ये 5 लाख रुपए का जो गुड्स बच गया, ये 5 लाख रुपए का जो बैलेंस गुड्स बच गया, इसको बोलते हैं स्टॉक। और ये कौन सा स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक दो टाइप के होते हैं, जो गुड्स बच गया उसको स्टॉक है, स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक दो टाइप के होते हैं, स्टॉक एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग तो कौन सा बच गया, एट द एंड ऑफ ईयर जितना भी आपका अनसोल्ड गुड्स हो जाता है, एट द एंड ऑफ ईयर यानी आपको 31 मार्च को जितना भी आपका अनसोल्ड गुड्स है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अब 1 अप्रैल को जो ये अनसोल्ड है, ये 5 लाख रुपए का आपने जो देखा, ये 5 लाख रुपए का अनसोल्ड है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ये 1 अप्रैल को, ये 1 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो उसके अगले दिन जो 1 अप्रैल को अगले साल के लिए अकाउंट्स बनेंगे, 1 अप्रैल को ये उसके लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर कब होंगे, नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग और अगले साल का ओपनिंग दोनों सेम होते हैं। 31 मार्च को ये ओपनिंग स्टॉक था और 1 अप्रैल को ये क्लोजिंग स्टॉक था और 1 अप्रैल को ये ओपनिंग स्टॉक बन गया है। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, 1 अप्रैल को जो भी अनसोल्ड होता है, 31 मार्च को जो अनसोल्ड मटेरियल पड़ा हुआ है, जो 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक में काउंट हो रहा है, वो ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक में काउंट हो जाएगा। तो स्टॉक आपने देख लिया, स्टॉक क्या होता है, जितना भी अपन गुड्स परचेज करते हैं उसमें से जो एट द एंड ऑफ ईयर अनसोल्ड रह जाता है वो सारा स्टॉक में काउंट होता है। अब लास्ट 2 टर्म और बची हुई है अपनी, उन दोनों को अपन एक साथ देखने वाले हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो एक है डेटर्स, एक है क्रेडिटर्स। देखिए मान लीजिए एक शॉपकीपर है, मान लीजिए मिस्टर राम। एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करेंगे इसको। मिस्टर राम है जो एक बिजनेस चलाता है, शॉप चलाता है। किसकी शॉप चलाता है, मान लीजिए बुक्स की शॉप करता है, बुक्स की शॉप करता है, बुक्स में बिजनेस कर रहा है वो। अब मिस्टर राम के पास पैसे नहीं है, मिस्टर राम के पास क्या है, पैसे नहीं है बुक्स खरीदने के लिए। शॉप में बुक्स ख़त्म हो गई हैं और उसके पास पैसे अभी हैं नहीं बुक्स खरीदने के लिए। तो ये क्या करेगा, मिस्टर श्याम के पास जाएगा, और उसको बोलेगा मुझे कुछ बुक्स दे दो और मैं पेमेंट आपको 1 महीने बाद में, जब ये बुक सेल हो जाएंगी और इनके सेल होने से जो पैसा आएगा वो पैसा मैं आपको लौटा करके आपका पेमेंट कर दूंगा। तो मिस्टर श्याम से ये क्या करेगा, मिस्टर श्याम से क्रेडिट में परचेज करेगा। ये क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट में परचेज करेगा। क्रेडिट में क्या होगा, परचेज करेगा। तो ये मिस्टर श्याम जो है क्रेडिट में परचेज करेगा, तो इस मिस्टर राम का जो है मिस्टर श्याम क्या हो गया, क्रेडिटर। यानी ये मिस्टर श्याम जो है इससे क्रेडिट में माल लेके आया है, ये इससे पैसे मांगता है। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, ये पैसे लेने वाला है इसका। तो मिस्टर राम के लिए मिस्टर श्याम क्या हो गया, क्रेडिटर। अब इसी चीज़ को मिस्टर श्याम के एंगल से देखते हैं। मिस्टर श्याम के पास जो है मिस्टर राम आया है और मिस्टर श्याम ने इसको क्रेडिट में सेल कर दी है, तो मिस्टर श्याम क्या है, मिस्टर राम श्याम को क्या देगा, 1 महीने बाद क्या है, पैसा देगा, 1 महीने बाद पैसा देगा। तो ये मिस्टर जो राम है ये मिस्टर श्याम के लिए क्या हो जाएगा, डेटर, देनदार, पैसे देने वाला है इसको, तो ये डेटर हो जाएगा। तो बेसिक से क्या समझ में आया कि जितनी भी अपन क्रेडिट सेल करते हैं, तो क्रेडिट सेल जिसको भी की है, जैसे मान लीजिए मिस्टर राम है, इसने जितनी भी क्रेडिट सेल करेगा ये और जिस भी पर्सन को करेगा वो सारे के सारे इसके डेटर्स होंगे, क्योंकि ये इनसे पैसे लेने वाला है। पैसे वो इसको पैसे देंगे, ये पैसे मांगेगा, तो वो इसके डेटर होंगे, देनदार होंगे, इसको पैसे देंगे वो। और ये जितना भी जिस से भी क्रेडिट में परचेज करके लेके आएगा, मिस्टर राम जो है जिस से भी क्रेडिट में परचेज करके लेके आएगा, जैसे किससे लिया है इसने, अभी मिस्टर श्याम से क्रेडिट में परचेज की है, तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर। तो दोनों मीनिंग पैरेलल हैं, अच्छे से एक दूसरे के
थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने वाली है कि कौन डेटर कौन क्रेडिटर। तो सीधा सा सिंपल याद रखिए, जिसको क्रेडिट सेल की गई है, जिसको क्रेडिट सेल की गई है वो डेटर हो जाएगा। किस पर्सन के लिए? जिसने सेल की है उसके लिए वो सामने वाला डेटर होगा। और जिससे भी अपन ने क्रेडिट परचेज करके लेके आए हैं, अपन क्रेडिट परचेज जिसके लिए भी लेके आए हैं, तो अपने लिए जिससे अपन ने क्रेडिट परचेज की है वो सामने वाला क्रेडिटर हो जाएगा। जिसको क्रेडिट पे सेल की है वो सारे डेटर्स हो जाएंगे। जिससे क्रेडिट पे अपन उधार में माल लेके आए हैं, क्रेडिट पे परचेज करके लेके आए हैं, वो अपने लिए क्रेडिटर हो जाएंगे। जैसे कि मिस्टर राम के लिए मिस्टर श्याम क्रेडिटर है और मिस्टर श्याम के लिए मिस्टर राम डेटर है। तो ऐसा करके अपन ने आज जो है सारी डेफिनेशंस, इसकी सारी अकाउंटिंग टर्म्स है वो पूरी कर ली है। पूरे सिलेबस में इन चीज़ों का बहुत सी बार हर पॉइंट पे ये टर्म्स यूज होने वाली हैं, तो इनका मीनिंग अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आना ज़रूरी होता है। तो एक, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक क्लास को दोबारा प्ले कर लीजिए और अच्छे से दोबारा से समझ लीजिए। इसके बाद अपन ये डेफिनेशन पूरी कवर होने के बाद अपन नेक्स्ट जो है चैप्टर चालू करेंगे, ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। मतलब अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो अकाउंटिंग करना अब सीखेंगे। ये तो अकाउंटिंग का एक थ्योरी पार्ट था जो अपन को अकाउंटिंग सीखने के लिए इनकी मीनिंग्स, इनकी डेफिनेशंस वगैरह समझना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जैसे ही अब अपन अकाउंटिंग में ये टर्म्स यूज़ करेंगे तो इनका पहले से मीनिंग पता होगा, तभी इनको अपन यूज़ कर पाएंगे। तो इनका अपन ने अच्छे से मीनिंग समझ लिया। आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार क्लास दोबारा प्ले कर लीजिए, दोबारा से देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको समझ नहीं आया आप क्लास प्ले कीजिए, देखिए। और अब जो नेक्स्ट क्लास अपन करने वाले हैं उसमें रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स करेंगे, अकाउंटिंग करना सीखेंगे, बहुत धीरे धीरे आराम से अकाउंटिंग करने से सीखेंगे। एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी टफ नहीं है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही नीचे कमेंट में लिख के आप पूछ लीजिए, सारे कमेंट्स का जवाब मिलेगा आपको। एक एक चीज़ जो भी नहीं समझ में आ रही सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स।